आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। हमारे साथ है हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के महामंत्री तिलक नायक जी और वेब सेक्रेटरी सूरज नायक जी। आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये मुख्यतः जो सीबीएसई को लेके है। पूरे प्रदेश के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड जो है हिमाचल सरकार ने लागू किया, हालांकि हमने कुछ शर्तों पे उसका स्वागत किया था कि बोर्ड चाहे कोई भी हो, वो चाहे एचपी जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है, एचपीएससी भी हो या फिर आपका सीबीएसई हो, दोनों ही बोर्ड जो है एनसीईआरटी की सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार का प्रयास था कि सीबीएसई को लागू किया जाए, उससे थोड़ा सा एक संदेश सरकार देना चाहती थी कि हम जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में सीबीएसई की तरफ रुझान पेरेंट्स का अभिभावकों का है, उसी तर्ज पे सरकारी स्कूलों में बोर्ड को बदलने की जो सोच सरकार की थी, हम उसके साथ थे। हमने उसका सरकार का उसमें हमने स्वागत भी किया था, लेकिन हमने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे। आज भी हम अभी जो मेमोरेंडम है, आपने देखा होगा, ये मेमोरेंडम अभी हमने मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है राजीव जी, उनको भी हमने दिया है और चीफ सेक्रेटरी को भी हमने मेमोरेंडम दिया है कुछ सुजेशंस के साथ। जो डिमांड्स हमारी थी, हमने राकेश कंवर जी जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है और साथ में हमारे शिक्षा सचिव है, उनको भी अभी हमने दिया है और शिक्षा मंत्री जी को भी हम पहले दे चुके, आज भी हमने उनको भेजा है। तो इसमें मुख्यतः हम कुछ जो फील्ड से रिजाइनमेंट टीचर्स की आ रही है, वो रिजाइनमेंट छोटी नहीं है, वो एक बहुत बड़े तबके की 80,000 टीचरों का समूह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। 80,000 टीचर्स की जो रिजाइनमेंट है उसको सरकार को सुनना चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने आनन फानन में सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रखा, और अच्छा तो ये होता है कि सरकार जो है जो शिक्षकों के संगठन है उनसे वार्तालाप करती, उसको लेके आगे बढ़ती, तो उससे एक अच्छा मैसेज सरकार को जाता और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में और आसानी होती। लेकिन सरकार आनन फानन में और शिक्षा विभाग जो है जिस तरह से इसको लागू करना चाह रहा है, 25 साल 30 सालों से जो शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि उनको दोबारा से आप ये बताने की ज़रूरत महसूस हुई कि क्या आप पढ़ाने के लायक है भी कि नहीं है। आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपके माध्यम से बड़ी बड़ी सुर्खियां बनेंगी कि टीचर तो लायक ही नहीं है पढ़ने के, पढ़ाने के लायक नहीं है, इतने टीचर फेल हो गए, इतने टीचरों के इतने नंबर आए। तो उससे जहाँ एक तरफ फजीयत हमारे टीचर्स की होगी, वहाँ हमारे आत्मसम्मान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा कि अभी सरकार ने और हमारे विभाग ने जिस स्कूल शिक्षा बोर्ड के ऊपर विश्वास नहीं है, जिस स्कूल शिक्षा बोर्ड की बजाय आप सीबीएसई बोर्ड पे जाना चाह रहे हैं, उसी स्कूल शिक्षा बोर्ड को जिम्मा दे दिया कि आप बच्चों के पेपर तो नहीं करवा पा रहे सही, पर लेकिन आप टीचरों के पेपर सही करवाओ। बच्चों के पेपर नहीं करवा पा रहे, इसलिए बोर्ड बदलना पड़ा। लेकिन उसी स्कूल शिक्षा बोर्ड को ये दायित्व दिया कि आप उन्हीं टीचरों का टेस्ट करवाओ और उनकी मेरिट बनाओ और उनके 10-10 स्टेशन से उनकी स्क्रीनिंग करो, फिर कौन सा टीचर किस जगह जाएगा वो मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। तो एक बड़ा हड़कंप पूरे प्रदेश के अंदर मचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2 दिनों से हमने लगातार गूगल मीट की। कल मैंने आपके जो हमारा मीडिया ग्रुप है उसमें मैंने आप स्क्रीनशॉट कुछ शेयर किए थे आपके समक्ष। जिस तरह कल टीचरों ने बड़ा भारी उत्साह था उस गूगल मीट में, और सब ने, और हमारे पूरा जो हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की जो स्टेट बॉडी थी, पूरे प्रधान और हमारी राज्य कार्यकारिणी के लोग, सब ने उसमें भाग लिए, अपने विचार रखे। सब ने एक ही बात कही कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। कोई भी टीचर जो है, जो ये फॉर्म जो बोर्ड ने भरे, जिसकी लास्ट डेट 24 तारीख है, जो पेपर में अपीयर होने के लिए एक एग्जामिनेशन फॉर्म जिसकी फीस भी रखी गई है 500 रुपये, हमें उस फीस को ना तो देने की ज़रूरत है, ना हमें इस तरह के पेपर में जाने की ज़रूरत है, ना हमें भरना चाहिए, ना किसी को उसमें अपीयर होना चाहिए। ऐसा सुझाव फील्ड से कल आया। और कल ये मैक्सिमम टीचर्स
भारी संख्या में शिमला जाए और हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के साथ मिलकर जो है मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सरकार से मिले और उसका विरोध करे। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुख्यमंत्री JNK के लिए निकल चुके थे, शिक्षा मंत्री जी भी टूर के लिए रवाना हो गए थे। तो शाम को हमने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया कि हमारे शिक्षक यहाँ नहीं है। तो उसके बाद आज हमने ये मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री को व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मैंने भेजा, शिक्षा मंत्री को भेजा, जो आपको भी मैं दिखा रहा हूँ। ये मेमोरेंडम हमने आज पूरे जो प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी को हमने दिया, हर लेवल पे हमने डिस्कशन भी इसके ऊपर की। हालांकि सबका यही तर्क था कि ये जो सुझाव और सुजेशंस आप दे रहे हैं ये तर्क संगत है, टीचर्स इसको इस टेस्ट में अपियर होना नहीं चाह रहे, और कुछ सुझाव हमने सरकार को इस मेमोरेंडम के माध्यम से दिए हैं। और मैं हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से ये मांग करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स की भावनाओं की कदर की जाए। आपने CBSE स्कूल को इंट्रोड्यूस किया, बोर्ड को 134 स्कूल उसमें डाले गए। हम बोलते हैं आप आधे स्कूल CBSE में डाल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने वही सिलेबस पढ़ाना है। पर लेकिन आपत्ति कहाँ है कि आप हमारे जो इफिशिएंसी को जज करने का जो तरीका अपना रहे वो तरीका गलत है। जिस बोर्ड के ऊपर आपको विश्वास नहीं है उसी बोर्ड के माध्यम से हमारी इफिशिएंसी को जज किया जा रहा है। वही जो संस्था जो है, वही बोर्ड जो है हमारे को टेस्ट ले रहा है और उसके माध्यम से हमारे को ये बताना होगा कि हम पढ़ाने लायक है कि नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में जो शिक्षा की व्यवस्था है ये नई नहीं है। बहुत समय से जो है शिक्षक जो है शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को 26 साल का कार्यकाल शिक्षा विभाग में हो गया, मेरे महामंत्री को भी इतना ही हो गया, कईयों को 30 सालें भी हो रही है। बोलने को तो ये होता है कि डॉक्टर जितना सीनियर होता है लोग उसके पास जाना प्रेफर करते हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पे। वकील जितना सीनियर होता है उसको सीनियर एडवोकेट कहा जाता है, तो उसका अपना एक प्रोफाइल होता है, वो ज़्यादा लोगों को जो अट्रैक्ट करता है कि वो ज़्यादा अच्छा आपका केस लड़ सकता है। उसी तरह से शिक्षक का प्रोफेशन भी है। शिक्षक जितना सीनियर होगा वो आपके ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों के जो उसकी साइकोलॉजी है, उसके मनोविज्ञान को समझ पाएगा, उसको हैंडल कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएगा। हम ऐसा मानते हैं और ऐसा एक मान्यता भी है। लेकिन यहाँ पर सरकार की मान्यता कुछ उल्टी है। वो ये बोलना चाह रही है जो टीचर सीनियर है वो पढ़ाना नहीं जानते, वो पढ़ा नहीं सकते। ये बात हो सकती है कि जो टेस्ट आप लेना चाह रहे हैं उस टेस्ट के ऊपर वो खरे नहीं उतरे क्योंकि उनके काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट से वो टच नहीं होगे, वो चीज़ें भूल जाती है। अगर अभी राजीव जी से हम मिल रहे थे तो उन्होंने भी यही बात कही कि आज मेरे को अगर HS का पेपर दिलाया जाए तो मैं शायद आधे नंबर भी नहीं ले पाऊंगा। वही बात मैं उनसे कह रहा था। यही बात मैंने अभी गोपाल शर्मा जी को भी कही, OST CM साहब के, कि अगर आज की डेट में किसी IAS को बोला जाए कि IAS का पेपर आप दो तो आप उसमें अपेयर नहीं हो पाएंगे। जो स्टैंडर्ड बोर्ड ने टीचर्स के लिए उस टेस्ट के लिए तय किया है वो बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड है, वो नीट लेवल का स्टैंडर्ड है, वो कमीशन लेवल का स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड में मुझे लगता है जो पुराने टीचर्स हैं, नए लोग हैं, वो हो सकता है उसमें सिलेक्ट हो जाए, वो उसमें मार्क्स ले पाए क्योंकि वो टच में है उस पढ़ाई से। जो पुराने लोग हैं वो उस सिस्टम में नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। पर लेकिन जो वो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, जो सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसमें उनकी मास्टरी है। ये बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए उस जो स्क्रीनिंग टेस्ट आप रख रहे हैं उसमें बहुत जो अच्छे टीचर है वो उसमें सिलेक्ट नहीं होंगे, अगर देंगे भी, पर लेकिन उनकी एफिशिएंसी को आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। वो अगर चैलेंज करते हैं तो गलत है। और बहुत से टीचर जो स्टेट अवार्डी है, हमारे नेशनल अवार्डी है, हो सकता है कि उस टेस्ट में वो ना निकले तो इसका मतलब उनको नेशनल अवार्ड गलत मिला, उनको स्टेट अवार्ड वो गलत मिला, वो विषय नहीं थे वो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह टीचर्स के ऊपर आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा विरोध इसका है। पूरे प्रदेश के अंदर टीचरों का एक विरोध है, हमारे पे बहुत बड़ा दबाव है। ये बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये बता रहा है कि यूनियन कुछ नहीं कर रही है। तो हमने अपना पक्ष आज क्लियर करने के लिए प्रेस वार्ता रखी है कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का बड़ा क्लियर स्टैंड है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन और सरकार की तरफ से बात आई थी उसी दिन हमने बात कही थी कि ये बहुत जल्दी में लिया हुआ फैसला है, इससे फायदे कम नुकसान ज़्यादा दिखेंगे। और आने वाले समय में मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा होने वाला है। हमने उसी दिन ये जो डिमांड चार्टर था वो हमने सरकार को दिया था। हमने इसमें कहा था कि टीचर्स की इफिशिएंसी को जज करने का जो पैरामीटर आप टेस्ट बना रहे हैं वो सही नहीं है।
वो कोई आधार नहीं है। कोई भी टीचर इस टेस्ट में अपीयर होना नहीं चाहेगा। आपको मैं बता दूं, अभी तक 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गई है, 7 दिन में सिर्फ 1500 लोगों ने बोर्ड में अप्लाई किया हुआ, 80,000 में से जो फॉर्म अप्लाई किए हुए। टीचर्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाह रहे, टीचर इसमें जाना नहीं चाह रहे। इस एंट्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप एफिशिएंसी नहीं जज कर पाएंगे। और मैं इसके बाद सभी टीचर से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी तरह के एंट्रेंस में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो हमने सुझाव दिया था कि जो ऑलरेडी टीचर्स सर्व कर रहे हैं सीबीएसई स्कूलों में, जो आपने सीबीएसई बोर्ड में डाले हैं स्कूल, जो वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स सर्व कर रहे हैं, कम से कम उनको 1 से 2 साल का टाइम दिया जाए, उनको वहीं रखा जाए। वो जो भी है वो उनकी इफिशिएंसी को उनके रिजल्ट के आधार पे चेक किया जाए कि 1 साल बाद उन टीचर्स ने सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट दिया है वो कितना सही और गलत है। और हमने उसमें एक बात और भी जोड़ी थी, अगर ये टीचर्स 1 साल बाद आपके द्वारा तय किए गए पैरामीटर में, मान लो आपने 50% का क्राइटेरिया रिजल्ट का दिया कि 50% रिजल्ट कम से कम होना चाहिए, अगर उसमें फिट नहीं बैठते हैं तो इन टीचर्स को आप हटा भी सकते हैं। इन टीचर की एसीआर को भी आप उसके ऊपर रिमार्क्स दे सकते हैं। यहाँ तक कि इससे पहले भी एचपी बोर्ड में जिनकी परफॉर्मेंस कम रही है उनकी इंक्रीमेंट अभी भी सरकार रोक रहा है। विभाग के द्वारा रोकी जाती है, पहले से रोकी जाती है, हमने उसका कभी विरोध नहीं किया। अगर कोई टीचर्स बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो वो हकदार है कि उसको पेनलाइज किया जाए। वो भी सरकार विभाग का एक उसका दायित्व है, विभाग को कर सकता है। हमने ये भी सुझाव उसमें दिया है। पर लेकिन इससे पहले उसको ये कहना कि आप पढ़ाने लायक नहीं है सीबीएसई के सिलेबस तो वही है, एनसीईआरटी का है, वही पढ़ाना उसमें भी, तो ये गलत है। ये सरकार के जो टीचर्स के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा और उनकी इंटीग्रिटी को चैलेंज करने वाली जैसी बात है। तीसरा हमने सुझाव दिया था, जो प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो उनको जो है उनके, मैंने जो कहा कि उनके रिजल्ट के बेस पे उसको बनाया, उसकी पैरामीटर्स उसको बनाया जाए, ना कि इस टेस्ट को बनाया जाए। ये एक सुझाव हमने दिया था। फिर हमने ये कहा था, जैसा इसमें कहा गया कि 10 साल तक जो आपको स्टेशन अलॉट होगा बाय मेरिट के आधार पे, उस जो आपकी स्क्रीनिंग के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, उसमें आप ऑप्शन देंगे और सीनियरिटी कम मेरिट बनेगी, तो जहां आपको भेजा जाएगा वहां आपको जाना पड़ेगा। अब नहीं जाएंगे तो आप दोबारा उस टेस्ट में भी कभी अपीयर नहीं हो पाएंगे, आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये भी गलत है। हमने कहा डिबार करने की बात तो बात की है, पहले हम जाए क्यों उस टेस्ट में। हमने बोला कि जो हमने सुझाव दिया था, ये सुझाव हम आज फिर दे रहे हैं कि दोनों बोर्ड में अगर ट्रांसफरेबल रखा जाए तो क्या परेशानी है। सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल से आदमी एचपी बोर्ड वाले स्कूल में ट्रांसफर करे तो उसमें क्या आपत्ति है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होगी। हमने ये बार बार कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस तो उसका क्राइटेरिया रखा ही जाए, पर जो एचपी बोर्ड का आदमी सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहे, जो टीचर किसी भी सब्जेक्ट का जाना चाहे, पर अगर वहां वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको जाने दिया जाए वहां पे। अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हम ये बोल रहे हैं, अगर आप इंटर बोर्ड जो है ट्रांसफर नहीं रखेंगी तो टीचर्स की सीनियरिटी के ऊपर उसके 20-25 साल की जो उसने कमाई की उसकी सीनियरिटी वो खत्म हो जाएगी, उसका प्रमोशन चैनल ब्लॉक हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि आपकी प्रमोशन बाधित नहीं होगी, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बोलने से थोड़ी होगा। अगर आप उसकी ट्रांसफर ही ब्लॉक कर देंगे तो वो व्यक्ति जो सीबीएसई में काम कर रहा है, जो सीबीएसई में चला जाएगा, वो अपनी प्रमोशन कैसे ले पाएगा, प्रमोशन के बाद वो कैसे दूसरी जगह जाएगा। तो उसके लिए आपको इंटर बोर्ड जो है प्रमोशन ट्रांसफर वाला प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा। यही हम मांग कर रहे हैं। हमने एक बात और कही थी, कुछ जगह भी प्रयास भी किया। ये बस सबसे पहले हमने मांग कही थी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल है इनको आप बंद ना करें। ये किसी व्यवस्था के तहत खोले गए थे। जब आप 2 बोर्ड रख रहे हैं, एक सीबीएसई, एक आप रख रहे एचपी बोर्ड जो पहले से था, क्योंकि अभी बच्चों का स्टैंडर्ड इतना मेंटेन नहीं हुआ है कि सीबीएसई का सारा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में जाएगा। उसका हालांकि जो पढ़ाने का जो उसका तरीका है, उनका जो सेटअप है, वो सीबीएसई का एचपी बोर्ड या किसी और बोर्ड से ज़्यादा हाई लेवल का है। तो बच्चों का स्टैंडर्ड भी अभी हमारा इस लायक नहीं बना है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि वो सीबीएसई को एकदम से अडॉप्ट कर पाए। तो हम ये बोल रहे थे जो बच्चे को फोर्सफुली मजबूर भी ना किया जाए, कि जहाँ पे 2 तरह के स्कूल है, बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल है, दोनों को कोएड करके एक को सीबीएसई में दे दिया जाए, एक को एचपी बोर्ड में। जिस बच्चे ने जिस बोर्ड को पढ़ना है उसको एक ऑप्शन मिल जाएगी। ये भी बच्चे का डेमोक्रेटिक राइट है। आप किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश मीडियम ही पढ़ेंगे, हम हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाएंगे।
बच्चे का हमारे परिप्रेक्ष्य में जो हिमाचल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इतने अभी तक सीधे आप 10th क्लास के बच्चे को बोलते हैं 9th क्लास के आपको सारा सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा, गाँव के परिवेश से पढ़ा। जब मैंने +1 में साइंस रखी, मैं अपने लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ, जब मैंने +1 में साइंस पढ़ी तो सारा इंग्लिश में था, तो हमारे को सारा काला काला ही लगता था। हम हिंदी मीडियम के पढ़े बच्चे थे, तो 1 साल बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे को हुई उस चीज़ को समझने में। तो हर बच्चा उस लेवल पे एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे जब 2 बोर्ड हो गए, एक सीबीएसई वाला एक एचपी बोर्ड हुआ, तो दोनों को रख के जो है बच्चा अपनी चॉइस से कहीं भी जा सकता है। तो ये भी हमने एक सुझाव दिया था सरकार को, जी जरा, तो इस पे भी सरकार बात करे, इसको सोचे। और हमने एक बात और कही थी कि तो प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया। हाँ, इसको प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि प्राइमरी से इंग्लिश मीडियम में आते बच्चे एकदम से मिल रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी। प्रिंसिपल्स का जो चैनल्स हैं उसमें कहा कि 3 साल से कम, अब 2 साल उसमें करने की बात हुई है, पर हालांकि वो नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जिसका 3 साल से कम टेन्योर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। हमने बोला कि 1 साल अगर किसी का बचता है तो वो भी एक एफिशिएंट टीचर हो सकता है। 1 साल बचता है तो वो नेशनल बॉडी टीचर हो सकता है, वो स्टेट बॉडी प्रिंसिपल हो सकता है। तो क्या वो एलिजिबल नहीं है, वो उसके लिए उस सीबीएसई में पढ़ाने के लिए वो हकदार नहीं है? क्या वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो अच्छा रिजल्ट वहाँ दे पाएगा? उसको भी मौका दिया जाए। कुछ खामियां थी जो हमने सरकार के समक्ष रखी है, तो इस बात को लेके रिटायरमेंट पे बैठे हैं उनको, जो स्कूल की है सीबीएसई के, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके 3 साल से कम पीरियड है, उनको मौका नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये फीस का स्ट्रक्चर एक बड़े आने वाले दिनों में चुनौती होगी। सीबीएसई की फीस बहुत ज़्यादा है, हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे वो नहीं दे पाएंगे। और सीबीएसई के नॉर्म्स बहुत सख्त है। आपने भी देखा होगा कि हमारे कुछ डाइंग कैडर हो गए थे, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, संस्कृत, ये बहुत से सब्जेक्ट जो है ना वो खत्म कर दिए सरकार ने। बहुत सालों से डाइंग जीरो कर दिया था, लेकिन सीबीएसई नहीं मानता। सीबीएसई बोलता है ये सब्जेक्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उनकी तो पूरी नंबर ऑफ लिस्ट है। अब जहाँ सीबीएसई कर रही है सरकार, उन स्कूलों में सारे सब्जेक्ट देने पड़ रहे हैं। जो डाइंग कैडर कर दिए थे ना, वो सारी पोस्टें सैंक्शन करनी पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो नई पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं और एक तरफ जो एचपी बोर्ड के स्कूल है वहाँ पोस्टें खत्म कर रहे हैं। तो ये भी तो पार्शियलिटी उन बच्चों के साथ होगी जो एचपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो क्या हम 100, 150, 200 स्कूलों से ही हिमाचल प्रदेश की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या बाकी स्कूलों का क्या होगा? क्या आने वाले समय में ये इतना महंगी शिक्षा हो जाएगी सीबीएसई की कि अफोर्ड हर आदमी नहीं कर पाएगा, हर गरीब नहीं कर पाएगा? तो उनका क्या होगा? तो क्या एचपी बोर्ड के स्कूल जो है आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, या प्राइवेटाइज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? तो ये कुछ संभावनाएं और कुछ चिंताएं थी जिसको लेके हम जो है सरकार के समक्ष बार बार बात कर रहे हैं। हम आने वाले समय में 2-3 दिन में फिर मिलेंगे। आज प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि 24 तारीख लास्ट डेट है इसको फॉर्म को फिल करने की, और 24 तारीख तक जो है सरकार यहाँ पे नहीं है। और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील्ड से था टीचर्स का। जिन स्कूलों में तो ये भरे जा रहे हैं, जिन स्कूलों को सीबीएसई में किया गया, जैसे पोर्टमोर है हमारे यहाँ पे, कोई और स्कूल है जैसे ठियोग है, जो स्कूल सीबीएसई में गए उनके टीचर बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो भर भी नहीं रहे। भर कौन रहे? जो दूर दराज में क्षेत्र में लोग फंसे, वो सोच रहे हैं कि हम शहर में चले जाएंगे। तो जो लोग शहर के स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं या बाय डिफॉल्ट वो दूर से आए हैं, उनका 1-1 साल का टेन्योर हो गया, या किसी का 2 साल का, किसी का 1.5 साल का है, उनको फिर इसलिए वो स्कूल से जाना पड़ेगा कि आपने टेस्ट नहीं भरा, या फिर आपने टेस्ट में नंबर नहीं लिया, आप सिलेक्ट नहीं हुए। तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और टीचर्स ने जिस तरह से बात कही है कि हम इसमें अपीयर नहीं होने वाले हैं, तो मैं एक बात बड़ी क्लियर कहना चाह रहा हूँ। टीचर्स के बिहाफ पे जो सर्वे हमने किया, जो मैसेज आ रहा है कि टीचर इसमें अपीयर नहीं होंगे। और मैं टीचरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर, वो चाहे नया है चाहे पुराना है, आप टीचर की इंटीग्रिटी को समझे, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझे, आप अपने आप को समझे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप अपने अस्तित्व को बचाए, आप अस्तित्व को पहचाने। किसी टीचर्स को इस तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें भरना चाहिए। ना जब कोई टीचर नहीं भरेगा तो सरकार को भी समझ आ जाएगा कि कितनी रिजेंटमेंट है। ऐसे विभाग को अभी समझ आ जाना चाहिए कि केवल मात्र इतने दिनों में 1500 लोगों ने, 80,000 में से 1500 लोगों ने ये फॉर्म भरे हैं, अप्लाई किया हुआ है, और आने वाले 2 दिन और बचे हैं। 24 तारीख लास्ट डेट है इसकी। तो 2-3 दिन में मुझे नहीं लगता कि बहुत से टीचर्स में जाएंगे, क्योंकि 5500 पोस्ट तो इनको भी चाहिए। 5500 पोस्ट के लिए तो आपने सिलेक्शन करनी है, तो 5500 लोग तो आपके पास आएंगे ही नहीं है। तो मैं अभी दावे से कहता हूँ, तो मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा, जब उतने ही लोग आपके पास नहीं आएंगे, टीचर नहीं भरेंगे, तो अपने आप ये प्रोसेस रुक जाएगा। एक तो मैं अपील कर रहा हूँ हमारे टीचर्स से कि थोड़ी सी टीचर्स की गरिमा को खुद बनाए रखें। आप एक यूनिटी का परिचय दें,
अब कुछ लोग बोले कि आप कोर्ट चले जाओ, हमें सुझाव दे रहे हैं। कोर्ट तो कोई भी चला जाएगा इंडिविजुअल, उसके लिए यूनियन का क्या काम है, उसके लिए हमें क्यों इकट्ठा होना है। एक और संयुक्त मोर्चा, अगर आपने शायद कवर किया होगा, एक संयुक्त मोर्चा भी बना। संयुक्त मोर्चा ने भी एक बार आपसे बात की होगी, शायद मुलाकात की होगी। संयुक्त मोर्चा क्या है? संयुक्त मोर्चा अगर ये बोले कि हमने ठेकेदारी ले ली सबकी, तो वो भी गलत है। अगर संयुक्त मोर्चा बना है तो शायद केवल वो मुख्यमंत्री से ही बात करते कि हम टेस्ट में क्यों जाए, शायद उन्होंने बात नहीं करी। मैं आज आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जब वो मिले थे किसी लेवल पे तो उनको ये बात तो कहनी चाहिए थी, एक मेमोरेंडम में बात रखते कि हम किसी भी लेवल पे टीचर टेस्ट में अपियर नहीं होगा तो क्यों। मैंने तो सीधा बोला था, क्या आपका सेक्रेटरी दोबारा से टेस्ट देगा? मैं आपको 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, क्या एक सेक्रेटरी को अपनी एलिजिबिलिटी को दोबारा से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? क्या वो करेंगे? या कोई एचएस दोबारा से एग्जाम देगा कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं आज की डेट में उस पोस्ट के लिए? लेकिन चौहान साहब, इसमें टेस्ट से गुरेज क्यों है? क्योंकि आप सरकार ये कह रही है हैंडसम सैलरी मिलती है, रेगुलर जो शिक्षक है मिनिमम 70,000 उसकी तनख्वाह है, आपको टेस्ट देने में क्या दिक्कत है? दूसरा, आप अपना मुद्दा रख रहे हैं, विद्यार्थियों का क्या सरकार ने आपके जो शिक्षक संगठन है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? पहले तो आप तारीफ करते थे, अब कहाँ कमी आ गई कि आपको अपील करनी पड़ी कि टेस्ट ही ना दे? अपडेट नहीं है शिक्षक, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्या एक आईएएस को अगर आज टेस्ट में बैठाया जाए तो क्या वो आईएएस का पेपर निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट, चाहे वो टॉपर ही क्यों नहीं रहा हो। ये बात राजीव जी ने खुद कही कि अगर मेरे को आज एचएस के पेपर में बैठना पड़ेगा तो मैं कभी नहीं निकलूंगा। और ये 100% मतलब एक फैक्ट है। अगर किसी भी आदमी को, जो आदमी अगर वो खुद उस वक्त जो लेक्चर बना हुआ है वो टेस्ट से आया हुआ, स्क्रीनिंग प्रोसेस से आया हुआ, अगर आज दोबारा उसको टेस्ट में नहीं निकाल पाएगा, कंपटीशन है, सिस्टम है, आप अपडेट नहीं रहते हैं, तो ये गुरेज वाली बात नहीं है। किसी की एफिशिएंसी को जज उससे नहीं कह सकता। हमारा काम आज बच्चों को पढ़ाना है, हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, हमारा रिजल्ट खराब है, तो वो हमारी एफिशिएंसी होगी। हम जो एफिशिएंसी चेक करनी थी वो हम कर चुके हैं, वो थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आए, हम हवा में नहीं आए, पैराशूट से नहीं आए। तो ये कहना कि हम क्यों डर रहे हैं, हम इसलिए डर रहे हैं, ये हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। इससे कोई ज़्यादा वो महसूस नहीं हो रहा कि आप टेस्ट लेके टीचरों को ला रहे हैं। टेस्ट लेके तो पहले से हम आए हुए। तो जो प्राइवेट स्कूलों में सीबीएसई में पढ़ा रहे हैं लोग, वो कौन से टेस्ट लेके आए? वो तो कोई भी आता है सीबीएसई में एंट्री हो जाती है, वो रिटायर्ड लोग होते हैं शिक्षा विभाग से, वो सीबीएसई स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो भी तो रिजल्ट दे रहे हैं। हम तो प्रोसेस के आए लोग हैं। तो इस तरह टीचर के ऊपर बाध्यता रखनी कि नहीं आप आएंगे तभी आएंगे, नहीं तो आप स्कूल से चले जाएंगे। पोर्टमोर स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंसी नहीं है? पोर्टमोर स्कूल के अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, अब वो टेस्ट में अपियर नहीं होगा तो उनको वहां से जाना पड़ेगा। एक फोबिया उनके ऊपर है। अपियर होने के बाद वो सिलेक्ट भी होते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको पोर्टमोर स्कूल ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या सबसे संवाद किया, बातचीत की आपने? उससे पहले ही अपना व्यू पॉइंट रखा, क्योंकि अब तो इंट्रोड्यूस हो चुका है। देखिए, मैंने 4 बार तो शायद आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बात रखी है। हमने मेमोरेंडम बहुत बार इसको दिया हुआ है, आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ। 8 सूत्रीय सुझाव और मांग पत्र हमने सरकार को बहुत बार दिया। हमने अपनी बात भी रखी, नहीं हम करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, पर नहीं सुना गया, अनसुना किया गया। इसलिए हमने ये बात मीडिया के माध्यम से कही। इसलिए अपील अपने शिक्षकों को भी हम कर रहे हैं कि आपको किसी तरह के टेस्ट को भरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो किसका टेस्ट लेंगे? देखिए, यहाँ तो हमें एक यूनिटी का परिचय देना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपने कैडर को बचाना है, अपनी एकता को बनाए रखना है, अन्यथा जो है आने वाले समय में ऐसे कुचले जाएंगे जिसका कोई भी आधार नहीं होगा। ये चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती है और वो अपनी तरह से वो मैनिपुलेट करती है। मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सरकार ये कह रही है कि कड़े और बड़े फैसले तो आपका तो दबाव समूह के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि आपकी संख्या 80,000 है, तो आपका तो कोई फैसला सरकार किसी की भी हो तो लागू ही नहीं हो पाएगा। सरकार की असली मंशा है, उसमें खोट हो सकता है, लेकिन असली मंशा सरकार की तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। कोई विद्यार्थियों के पक्ष में, आप ये बताओ कि सीबीएसई सिस्टम क्या विद्यार्थियों के पक्ष में या उसमें ही कोई खोट है? देखिए, हमने तो स्वागत किया, फिर भी पक्ष और ना पक्ष में मुझे नहीं समझ आ रहा। क्या जो सिस्टम अभी तक चल रहा था वो पक्ष में नहीं था? आप ये कहना चाहेंगे? जो सिस्टम अभी तक चल रहा है, जिस सिस्टम से हम आप पढ़े हैं, वो भी तो पक्ष का सिस्टम था। हम भी एचपी बोर्ड से पढ़े, आप भी सब एचपी बोर्ड से शायद पढ़े होंगे। उसमें क्या कमियां थी? वही सिलेबस सीबीएसई भी तो पढ़ा रहा है। सीबीएसई तो सिलेबस तो एनसीईआरटी का एक जैसा सिलेबस है। यही फर्क है कि हमारे स्कूलों में हिंदी मीडियम होता है और वहाँ सारा इंग्लिश मीडियम होता है, सिलेबस तो वही होता है। अब हम धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, पर एकदम से इम्पोज करना सब बच्चों के ऊपर, सब बच्चों का लेवल उतना नहीं है। गाँव के परिवेश में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, उनको इतना घर का माहौल नहीं मिला है, वो कुछ चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं। पर लेकिन ये भी कहा आपने कि भाई आपका तो दबाव रहता है,
उस दबाव को कम करने के लिए भी सरकार बहुत सारे तोड़ निकालती है। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका मैं साथ में मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम दिया है, वो भी मैं साथ उसका खंडन कर रहा हूं। मैं आज दे के आया हूं उसको, मैंने ज्वाइंट फ्रंट के पैड पे, हालांकि वो मेमोरेंडम मैंने वर्मा जी ने दिया है। वो क्या मेमोरेंडम है, एक जो हमारा रूल है, रूल 15(1)C CCS कंडक्ट रूल 1964 का भारत सरकार का रूल है, जिस रूल में ये कहा गया है कि जो कर्मचारी है वो अपने कर्मचारी जो है अपने बीच में से पदाधिकारी को, संगठन को बनाते हैं और वो जो उसमें से पदाधिकारी को चुनते हैं। उस रूल में ये कंडक्ट रूल में ये कहा गया है कि उनके मुखिया बनते हैं, इलेक्शन होता है, प्रोसेस होता है। ये जो आपका लेबर एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसके तहत जो है आपको अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, उसको अमेंड किया था भारत सरकार ने, ये 22/4/1994 को, इस जो CCS रूल 15 था, और उसमें फिर और फर्दर अमेंडमेंट की 5/8/2019 को, जिसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया था। लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी इस रूल में कि जो कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित नहीं है, जो 5/8/2019 की संशोधन है, जो कर्मचारी अपने विभाग से संबंधित नहीं है और वो दूसरी एसोसिएशन में पदाधिकारी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं PT हूं, मैं एजुकेशन विभाग में काम कर रहा हूं, पर लेकिन मैं किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बन जाता हूं। मैं अपने डिपार्टमेंट में हूं, पर लेकिन मैं पदाधिकारी या ऑफिस बेयरर किसी वॉलीबॉल एसोसिएशन का, फुटबॉल एसोसिएशन का, किसी दूसरी एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी बन जाता हूं, क्रिकेट एसोसिएशन का पदाधिकारी बन जाता हूं। उनके लिए कहा था कि आप 2 टेन्योर या मैक्सिमम 5 साल तक ऑफिस होल्ड करेंगे। ऐसी अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5/8/2019 को की थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के पर्सनल डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा, 2 फरवरी 2026 को एक चिट्ठी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि इसलिए कि यूनियन का प्रेशर खत्म हो, उसमें यह कहा गया कि भाई कोई भी पदाधिकारी जो है इलेक्टेड पोस्ट पे 5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, 2 टेन्योर से ज्यादा नहीं रहेगा। उसमें कहाँ गलत है? 5 साल पर्याप्त। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अमेंडमेंट 5/8/2019 की है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, मैं उसकी नोटिफिकेशन कॉपी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि लेबर और ट्रेड एक्ट में अगर कोई आदमी कंटिन्यूटी कर रहा है, उसको इलेक्ट किया जा रहा है, तो कर्मचारी अपने में से चुनते हैं। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को उसकी कैबिनेट चुनती है, वो 2 बार भी चुन सकती है, 3 बार चुन सकती है, 10 सालों के लिए चुन सकती है, वो 5 वो उसमें से चुना जाता है, उससे संबंधित है। उसी तरह से जो कर्मचारी है, वो उस अपने कर्मचारियों के संगठन के लिए उसको 10 साल, 15-20 साल के लिए भी वो कंटिन्यूटी कर सकता है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया, उसको गलत इंटरप्रेट किया हिमाचल गवर्नमेंट के पर्सनल डिपार्टमेंट ने, जिसने कहा कि जो भी यूनियन के लीडर है वो 2 टेन्योर से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। उसका हमने खंडन किया है, हमने चीफ सेक्रेटरी को आज उसका मेमोरेंडम दिया है। तो ये मैं कह रहा था कि आपने जो यूनियन की बात की, यूनियन को कमजोर करने का षड्यंत्र जो है वो लगातार चलता रहता है। और हमें तो सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन, हमें कोई साझा मोर्चा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये 1957 का संगठन है, 1957 का संगठन है। इसमें एवरी कैटेगरी के टीचर्स आते हैं, इसमें इसके मेंबर है। हम ऑलरेडी संयुक्त मोर्चा है, ये हिमाचल गवर्नमेंट टीचर संयुक्त मोर्चा भी बना है, वो भी गए मुख्यमंत्री के पास, गए शिक्षा मंत्री के पास, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो उसमें कहाँ गलत है? अगर कोई वो सब सही है, वो सब सही है। वो हम तो सारे संयुक्त मोर्चे को ये बोलते हैं, संयुक्त मोर्चा कोई रिजल्ट दे, कोई बात करे, कोई लगातार संपर्क में रहे, उसके बाद आपने दोबारा उनकी खबर नहीं सुनी होगी। वो संयुक्त मोर्चा एक बोलता है कि मेरी अध्यक्षता में मिले, लेक्चर एसोसिएशन वाला, फिर एक TGT संगठन का बोलता है कि मेरी अध्यक्षता में जो है मिले। आपने 2 उसकी खबरें पढ़ी होगी अलग अलग, उनकी आपस में ही विरोधाभास हुई। और मैं दूसरी बात बोलूं, बिना दूल्हे से कोई बारात नहीं सजती है। किसी भी शादी के लिए एक दूल्हा चाहिए होता है और दुल्हन चाहिए होती है। तो संगठन तब संयुक्त मोर्चा बनता है जब उसका इलेक्शन होता है। हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, तो आपने देखा उसका एक चुनाव हुआ, उसमें कार्यकारिणी का चुनाव होता है। तो ऐसा जब बनता तो शायद उसका ज्यादा, अगर बने तो हम तो चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रभाव और ज़्यादा उससे प्रेशर ग्रुप सरकार पे बनता। पर लेकिन मैं अपनी जवाबदेही इसलिए तय कर रहा हूं कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन में सभी वर्गों के शिक्षक आते हैं। JBT भी है, CNB भी है, TGT भी है। TGT तीनों तरह कैटेगरी के है, हेडमास्टर भी है, लेक्चर भी है, प्रिंसिपल्स भी है, जॉइंट डायरेक्टर भी है, डिप्टी डायरेक्टर भी है, सब इसके मेंबर है। इसलिए PT भी मेंबर है, DP भी मेंबर है, शास्त्री भी हमारे मेंबर है। तो हम जो है अपनी जवाबदेही के तहत ये कह रहे हैं कि हम अपने आप में जो है संयुक्त है, हमें किसी संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता नहीं है। हम सब टीचरों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपके जो अधिकार है वो सुरक्षित है।
अपनी जवाबदेही को तय करते हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए कर रहे हैं। अगर हम 22 तारीख का 24 तारीख को कोई बात करेंगे तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि तब तक या तो बहुत से टीचर भर चुके होंगे इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को, या फिर उसकी डेट खत्म हो चुकी होगी। तो हम आज अपील कर रहे हैं इसमें रहते कि इसको ना भरा जाए, कोई टीचर इसमें अपेयर ना हो। और हम सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें जहाँ सरकार की फजीयत होगी वहाँ जो है गलत मैसेज भी, गलत प्रेसिडेंट भी फील्ड में चला जाएगा। चौहान साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने एक प्रेजेंटेशन दी है, उसमें कहा गया डीए फ्रीज कर दो। बहुत सारी आशंका है उसमें, क्योंकि संकट, आर्थिक संकट है। क्या रेप्लिकेशन कर्मचारियों के लिए होंगी, क्योंकि पहले ही एरियर मिल नहीं पा रहा, आप समय समय पर इस मुद्दे को उठाते भी रहे हैं। उस प्रेजेंटेशन पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रेजेंटेशन तो जो फाइनेंस के लोग होते हैं वो अपने तरीके से देते हैं। बाल्दी जी का टाइम था, बाल्दी जी ने बोला कि 2012 की बात करूं, उन्होंने बोला कि ग्रेड पे रिवाइज हुआ हमारा, टीचर्स का नहीं हुआ, सभी कर्मचारियों का हुआ। जो छठा वेतन आयोग था उसमें अनियमितताएं थी, हम पंजाब से बहुत पीछे हो गए थे। तो उसको बराबर करने के लिए, जो एनोमली थी उसको ठीक करने के लिए ग्रेड पे को रिवाइज किया, तो विसंगतियों को ठीक किया गया। और बाद में बालजी ने ठीक करने के बाद जो है एक नोटिफिकेशन निकाली कि ये जो है इन्हांसमेंट है, इसको 4914 का हिस्सा माना जाए, इसको एक जो है प्रमोशन एवेन्यू माना जाए, 4914 के इसमें डाला जाए इसको। ये स्टेप अप है, कहते हैं ये हमने आपको पे कमीशन का पार्ट नहीं है। अरे दिया तब था, वो जो एनोमली थी उसको ठीक करने के लिए दिया था। तो पे कमीशन के लोग जो है, जो भी अधिकारी या जो भी उसमें काम करते हैं, वो अपने एंगल से सोचते हैं। अभी भी उन्होंने सोचा होगा, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने सुझाव दिए। हम वो सुझाव कहीं बहुत वैलिड भी हो गए, हम उसका विरोध भी नहीं करते, उसका खंडन भी, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। पर जहाँ तक बात कर्मचारियों के वेतन की बात है, उनके भत्ते की बात है, तो वो तो किसी भी सरकार को जो है वो उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसकी जवाबदेही है। सरकार को उसके लिए जो है वो रिसोर्सेज को मुहैया करना पड़ेगा। सरकार कैसे मैनेज करती है वो सरकार ने देखना है। जहाँ टीचर्स का काम तो खाली मात्र पढ़ाना है, हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं है तो हमारे ऊपर आप वो जिस तरह के सीसीएस रूल में जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई हो रही है। तो मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा, और कोई आपका इसमें प्रश्न है तो आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक बार फिर अपने टीचरों से निवेदन है कि आप इस सीबीएसई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको ना भरे, आप जल्दी में ना आए। सरकार अभी हो सकता है 2-3 बार इस डेट को एक्सटेंड भी करेगी मजबूरी से, हम उस बहकावे में भी नहीं आएंगे। लेकिन इन द मीन टाइम बीच में हम जो है बीच में मध्यस्थता करके मुख्यमंत्री महोदय को इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे कि इस टेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, टीचर का मनोबल उल्टा गिरेगा। और एक और एक्सरसाइज हो जाएगी विभाग के अंदर एडजस्टमेंट की, जैसे ट्रांसफ़र के टाइम होते हैं ना एडजस्टमेंट, इधर उधर अफरा तफड़ी, और ये बहुत ज़्यादा अफरा तफड़ी होगी और उसी बच्चों का शिक्षण का जो कार्य है वो बाधित होगा उल्टा, ना कि वो स्मूथ होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.